आज हम आपको आप ही के देश के बारे में बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं और वो ये है कि भारत में पहले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव कैसे हुए थे। एक बहुत बड़ी बात जो सबके लिए सीखने की है वो ये है कि हमने अपने पहले ही चुनाव में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए थे, यानी एक देश और एक चुनाव, जिसके बारे में बाद में आजकल मांग भी हो रही है कि एक बार फिर से हम उस दौर में जाएं जहां सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं। तो पहला जो चुनाव हुआ था वो ऐसा ही था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद अगले साल यानी वर्ष 1952 में जब चुनाव के नतीजे आए, क्योंकि हमने जैसा आपको बताया ये चुनाव 5 महीने तक चले थे, शुरू हुए थे 1951 में और नतीजे आए 1952 में। और जब नतीजे आए तो जवाहरलाल नेहरू को प्रचंड बहुमत मिला, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 489 में से 364 सीटें जीतने में कामयाब रही। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने विपक्ष बहुत ही कमजोर हो गया था, विपक्ष ना के बराबर था। कांग्रेस के बाद 16 सीटों के साथ सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सोचिए कहां कांग्रेस, आपके स्क्रीन पर आप देखिए 489 सीटें उस समय हुआ करती थी लोकसभा में, कांग्रेस को 364 सीटें मिली और जो उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी थी सीपीआई, उसे सिर्फ 16 सीटें मिली। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी, जिसका गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने किया था, उसे सिर्फ 12 सीटें मिली। और इन नेताओं का मानना था कि यह पार्टी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन गांधी के सिद्धांतों पर आधारित पार्टी को इस देश ने पहले ही चुनाव में 12 सीटें दी थी। इसके अलावा नेहरू के सहयोगी रहे जेबी कृपलानी ने भी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, जो 145 सीटों पर लड़ी और उसमें से सिर्फ 9 सीटें वो जीत पाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इन चुनावों में नेहरू के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम की एक अलग पार्टी बनाई, जिसने देश भर के 10 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी को 35 में से केवल 2 सीटें मिली। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि खुद भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और वो इस सीट पर पहले, दूसरे या तीसरे नहीं बल्कि चौथे नंबर पर थे। आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हमारे देश में 18 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और इन पार्टियों को अंबेडकर के नाम पर दलितों के वोट भी मिलते हैं। और अंबेडकर का नाम ले लेकर हमारे देश में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे लोग मंत्री बन गए, बहुत सारे लोगों ने सत्ता का पूरा मजा लूटा है अंबेडकर के नाम पर। लेकिन यह भी सच है कि अंबेडकर खुद कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने पहला चुनाव ही कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार से हारा जो बतौर सहायक उनके साथ काम कर चुका था। इस कांग्रेस नेता का नाम था काजरोलकर, उनसे वो हार गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने भी 94 लोकसभा सीटों पर तब चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 1980 में यही पार्टी बाद में बीजेपी बन गई और आज लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। यानी 3 सीटों से शुरू हुई जनसंघ पार्टी आज बीजेपी के रूप में 303 सीटों पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी देशों की तरह चुनाव शुरू होने से पहले नेहरू भी भारत के अनपढ़ वोटर्स को लेकर बहुत डरे हुए थे। उन्हें भी हमारे देश के लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं था और शायद यही वजह है कि उन्होंने खुद सभी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करने का फैसला किया। नेहरू ने अपने प्रचार के लिए लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जिसमें 29,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तब 1951 और 52 में हवाई जहाज से तय की थी। 8,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने गाड़ी से की, 2,500 किलोमीटर ट्रेन से और 150 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने नाव यानी बोट से तय की। कुल मिलाकर 300 रैलियों में उन्होंने 2 करोड़ लोगों को तब संबोधित किया था और आखिर तक उनकी कोशिश यही थी कि देश के अनपढ़ वोटर्स के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि प्रधानमंत्री तो नेहरू को ही बनना चाहिए। चुनाव में जीत के बाद एक बयान में उन्होंने ये कहा भी था कि देश के अशिक्षित वोटर्स के प्रति उनकी सोच अब बदल गई है। यानी देश के इन अनपढ़ वोटर्स ने जब तक उन्हें चुना नहीं था, क्योंकि इससे पहले नेहरू चुनकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्हें बना दिया गया था प्रधानमंत्री, देश के लोगों ने उन्हें चुना नहीं था। इसलिए यह उनकी पहली अग्नि परीक्षा थी 1951-52 के चुनाव में। और नेहरू को यह डर लग रहा था कि हो सकता है कि देश के जो अशिक्षित वोटर्स हैं
उन्हें नेहरू के बारे में पता ही ना हो और नेहरू चुनाव हार जाएं और फिर प्रधानमंत्री ना बन पाए। लेकिन जब नेहरू को सीटें मिली बड़ी संख्या में और वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी राय इन अनपढ़ लोगों के प्रति बदल गई। यही बात उन पश्चिमी देशों ने भी भारत की तारीफ में कही जो भारत के अशिक्षित वोटर्स को चुनाव से पहले हीन भावना से देख रहे थे। और जैसा हमने आपको बताया, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, अखबार बहुत कम थे, संचार माध्यमों का जो पेनिट्रेशन था गांव तक वो ना के बराबर था। ऐसे में नेहरू को यही लगा कि 1-to-1 फिजिकल जो कांटेक्ट है वो करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 300 रैलियों में 2 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। हालांकि इन चुनावों के नतीजों में एक खास बात भी थी। इनमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत जरूर मिला, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं था। कांग्रेस को 45% वोट मिले थे, जबकि 55% वोट विपक्षी पार्टियों को मिले थे। यानी अगर नेहरू के खिलाफ बाकी पार्टियां एकजुट होकर उस समय चुनाव लड़ जाती तो नेहरू के लिए इतनी आसानी से जीतना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है कि पहले चुनाव में पूरा देश ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, जैसा कि आपको इतिहास की किताबों में बताया जाता है, जैसा कि पत्रकारों ने आपको बताया होगा। चुनाव में कुल 10.5 करोड़ वोट पड़े थे, जिनमें से लगभग 4.5 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे। यानी इन 4.5 करोड़ लोगों के वोट से नेहरू प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी 303 सीटों के साथ जीते, तब भी हमारे ही देश के खास वर्ग ने यह कहा था कि उन्हें चुनाव में 22.5 करोड़ वोट ही तो मिले हैं। यानी बाकी लोग उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे और जो नहीं बनाना चाहते थे उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे सारे लोगों को आज हम ये कहना चाहेंगे कि 1951-52 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसका डेटा देख लीजिए, उसका वोट परसेंटेज देख लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद फिर देखिए कि आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आपने हमारे देश के विपक्षी दलों को यह कहते सुना होगा कि जिस तरह आजकल चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान और दलितों का मुद्दा उठाया जाता है, वैसा पहले नहीं होता था। लेकिन सच्चाई यह है कि इन मुद्दों की जमीन 70 साल पहले ही देश के पहले लोकसभा चुनाव में ही तैयार कर ली गई थी। उस समय चुनाव में 4 बड़े मुद्दे थे, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदू मुसलमान मुद्दा। सोचिए, पहले चुनाव में ही सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान का था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद देश में हिंदू मुसलमान के बीच बहस छिड़ी हुई थी और जब चुनाव शुरू हुए तो इस पर खूब राजनीति हुई। नेहरू ने तो यह फैसला ले लिया कि वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पंजाब के लुधियाना से करेंगे, जहां के सिख बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नेहरू ने लुधियाना में दिए अपने भाषण में सांप्रदायिकता को देश के लिए खतरा बताते हुए कांग्रेस को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था। लेकिन सच यह है कि वो लोगों की भावना के अनुरूप अपने प्रचार अभियान को अंजाम दे रहे थे। चुनाव में दूसरा बड़ा मुद्दा था हिंदू कोड बिल, जो मुस्लिम तुष्टीकरण से भी प्रभावित था। यह बिल 1951 में पेश हुआ था, जिसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया। ये सारी बहस चुनाव से पहले हो रही थी, इसलिए नेहरू ने इस बिल को टाल दिया, जिससे नाराज होकर उस समय के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके कांग्रेस ने चुनाव में एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे उसे बड़ा फायदा हुआ। यानी ये फॉर्मूला पहले दिन से ही हिट है। मुसलमानों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें नेहरू पर भरोसा था कि वो उनके लिए ऐसा कोई नया कानून नहीं लाएंगे, और हिंदुओं ने इस उम्मीद से वोट दिया कि नेहरू एक बार बिल को टालने के बाद दोबारा से इसे संसद में पेश नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव में जीत के बाद नेहरू ने इस बिल को अलग अलग टुकड़ों में संसद से पास कराया और मुसलमानों के लिए कभी कोई कानून बना ही नहीं। अगर ऐसा हो गया होता तो 3 तलाक का मुद्दा कई दशकों तक कांग्रेस को चुनाव में वोटों की ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराता। यानी ये चालबाजी तभी शुरू हो गई थी। तीसरा बड़ा मुद्दा था हमारे देश के दलित वोटर्स, और अंबेडकर इसी मुद्दे पर तब चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पार्टी के नाम में भी शेड्यूल्ड कास्ट लिखा हुआ था। अंबेडकर का मानना था दलितों के खिलाफ अन्याय को समाप्त करने के लिए उनकी विचारधारा की पार्टी का शासन में आना जरूरी है। वो ये भी मानते थे कि कांग्रेस की नीतियां दलितों को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा उस समय भुखमरी, गरीबी और रोजगार जैसे मुद्दे भी
काफी चर्चा में थे। जैसे जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी चाहती थी कि देश को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, गांवों को समृद्ध बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस औद्योगिक बदलावों के पक्ष में थी। भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहचान उसके चुनाव चिन्ह से होती है, लेकिन अगर आज हम आपको भारत के पहले लोकसभा चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह दिखाएं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तब हाथ के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का आज का चुनाव चिन्ह हाथ जरूर है, लेकिन तब ये फॉरवर्ड ब्लॉक के पास था, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जबकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह पेड़ हुआ करता था, एक वृक्ष। डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का निशान एक हाथी था, जबकि भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह था एक तेल का दिया। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाली बाकी की पार्टियों के चुनाव चिन्ह क्या थे, वो भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि पहले चुनाव में किसका चुनाव चिन्ह क्या था। वर्ष 1969 तक कांग्रेस ने 2 बैलों के जोड़े वाले निशान पर ही चुनाव लड़े, लेकिन 69 में इस चिन्ह में बदलाव किया गया और एक गाय और बछड़े ने बाद में इसकी जगह ले ली। और फिर 1978 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसमें से कांग्रेस आई निकली। कांग्रेस आई ने पंजे के निशान को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें आई का मतलब इंदिरा था, क्योंकि ये पार्टी इंदिरा गांधी के नाम पर बनी थी, इसलिए इसे कहा जाता था कांग्रेस आई। आई का मतलब इंदिरा, कांग्रेस इंदिरा, जिसके बाद में नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। उस समय चुनाव आयोग ने कांग्रेस को हाथ के अलावा हाथी और साइकिल में से किसी एक चुनाव चिन्ह को चुनने का विकल्प दिया था, लेकिन कांग्रेस ने हाथ को चुना और बाद में हाथी बहुजन समाज पार्टी और साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह बन गया। 2019 आते आते भारत में 2300 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां बन गईं, जिन्होंने अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़े। तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं पहले लोकसभा चुनाव के बारे में। हम आगे भी आपको इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे, जिससे आप अपने देश को ठीक से समझ पाएंगे, अपने देश की राजनीति को ठीक से समझ पाएंगे और किस पार्टी के गर्भ में क्या क्या छुपा हुआ है ये आप ठीक से जान पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.